प्रदीप, मारुति के स्टॉक को देखिएगा। आज मारुति में फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है इन ऑटो स्पेस। मारुति पे क्या करना चाहिए? और अगर फोर व्हीलर स्पेस की बात करें तो क्या M&M बेटर प्लेस्ड है देन मारुति, या फिर आपको लगता है कि मारुति में ही एक अच्छा रुझान बन सकता है? देखिए, बेसिकली मारुति अभी जो ट्रेडिंग हो रहा है, मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन चार्ट के अंदर फंसा हुआ है ऑलरेडी। 12,500 के आसपास, 12,510 के आसपास चल रहा है। एक रेंज के लिए आपको प्ले करना चाहिए। अगर आपको बाई करना है तो मुझे लगता है कि एक बार 12,200 12,100 के आसपास डेफिनेटली मिल सकता है। अब रेंज ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा ना, तो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रेकआउट नहीं पॉसिबल। सो मुझे लगता है कि एक बार 13,000 के ऊपर सस्टेन करने पर मारुति ब्रेकआउट आएंगे, और उसके बाद यहाँ पे और भी हायर प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बाई करना चाहते हो तो हमेशा मैं दोनों तरीके से चूज करता हूँ, टॉप टू बॉटम। एक तो है बॉटम टू टॉप। अगर आपको लेना ही है मारुति जैसे स्टॉक, डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो में होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। मैं तो लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ, लेकिन करंट वैल्यूएशन के हिसाब से जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, मुझे लगता है कि एक बार 12,150 12,000 डेफिनेटली पॉसिबल है। उस टाइम पे आप एक बार 11,450 का स्टॉप लॉस के साथ बाई करके जाइए। महिंद्रा महिंद्रा का स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 3,250 के आसपास। 3,250 अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पॉसिबल है, क्योंकि लगातार हमने देखा कि ऑलमोस्ट 6 टाइम्स फेल हुआ है 3,250 के आसपास से। तो अभी 3,180 के आसपास चल रहा है। सो एक बार वेट कर जाइए, 3,250 फ्रेश ब्रेकआउट आने दीजिए, उसके बाद ही बाय करना बेटर रहेगा। जो शॉर्ट टर्म निवेशक है उनके लिए। बाकी जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इवन सर, डिफेंस इज बैक इन एक्शन पोस्ट द वॉर्स दैट वी हैव सीन। डिफेंस स्पेस में काफी अच्छा एक मोमेंटम बना, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, लेकिन अब एक फिर मोमेंटम जो है वो जारी है। सो डिफेंस इज अ स्पेस, हाउ डू यू लुक एट? We are extremely bullish about the prospects of many companies, frankly. And growth opportunity की जो visibility है अगले 3 5 7 साल की, वो बहुत बड़ी दिख रही है। तो definitely I think there is a reason to remain confident about. बट एक रियलिस्टिक चेक ऐसा भी है कि जो जो कंपनी को डिफेंस के ऑर्डर्स मिलते जा रहे हैं, उनका एग्जीक्यूशन 3 5 7 साल का है। मेरे ख्याल से इन्वेस्टर ये चीज नहीं देख रहा है। इन्वेस्टर फक्त ऑर्डर्स देख रहा है और ऐसा सोच रहा है कि उसका ऑर्डर बुक इसके सामने उसका जो सेल्स है ऑटोमेटिकली आई थिंक यहाँ से मल्टीलाइज हो जाएगा। ना, ऐसा ना हो, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि जो हिसाब से गवर्नमेंट डिफेंस में पैसा खर्च कर रही है, वो जी सालाना खर्च कर रही है, एक साथ में नहीं जी खर्च कर रही है। तो अगर जी। आपको हर साल में थोड़े पैसे खरीदने हैं तो आई थिंक आपका ग्रोथ भी इतना जीडीपी के साथ में रिलेटेड ग्रोथ रहेगा। अगर जीडीपी 11% की है, डिफेंस कंपनीज के 15% से 20% के बीच में ग्रोथ आ सकता है वर्किंग के अंदर अगले 3 5 साल के लिए, बिकॉज ऑफ द लार्जर ऑर्डर बुक। बट आप उसको 80 90 और 100 का पी दोगे ये कंपनी को, और एक्सपेक्ट करो कि हर साल के अंदर 30 या 40% ग्रोथ आएगा, तो शायद आपको अगले 6 महीने 12 महीने के अंदर डिसअपॉइंटमेंट फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज दोस कंपनीज विल नॉट बी ग्रोइंग एट दैट पेस। तो आपका जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। ये चीज के ऊपर इन्वेस्टर खास ध्यान दे, ऐसा मेरा समझना है। प्रदीप, रिलायंस आज हरे निशान में है, आधा फीसदी ऊपर कामकाज कर रहे हैं। जियो फाइनेंशियल 1.5% ऊपर कामकाज कर रहे हैं, 333 के लेवल से। दोनों ही स्टॉक्स पे आपका भी? देखिए, रिलायंस पे मैं पॉजिटिव ही हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे अब एक स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ था, लास्ट टाइम भी ब्रेकआउट आया था ऑलमोस्ट 1450 के ऊपर, मल्टीपल टाइम एक रेसिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो रहा है रिलायंस। अभी यहाँ पे फ्रेश बाई करना ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट हमने देखा, लास्ट 3 से 4 महीने ऑलरेडी भाग चुका है। इनफैक्ट मैंने बहुत बार कॉल भी दिया है, ऑलमोस्ट 1250 1260 के आसपास। वो कॉल तो अभी भी एक्टिव ही है, लेकिन करेंट जोन से बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है। 1550 मुझे लगता है कि बहुत ओवर वैल्यूएशन है करंट 1 2 महीने के हिसाब से। तो एक बार अगर डीप मिलता है आपको, उस डीप में आप बाय कीजिए। लेवल रहेगा 1480 1495 के आसपास। एक बार आता है तो उस केस में आप बाई ऑन डीप करके जाइए। और सेकंड स्टॉक में आपने क्या बताया? जियो फाइनेंशियल। जियो फाइनेंशियल पे भी हमारा कॉल था ऑलमोस्ट 220 से। अभी भी लॉन्ग पे ही है, बाई करके ही है। लेकिन करंट जोन से देखिए, जो डीएस जो ब्लैक डीएसपी ब्लैक रॉक एंड जो जियो का डील है, मुझे लगता है कि ये न्यूज के वजह से बहुत रिसेंटली ऊपर आया है। सो ये ना ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, क्योंकि आई बिलीव कि मार्केट इज लॉजिकल एंड पीपल आर इमोशनल। सो अभी लोग ना इमोशन की वजह से जियो को बाय कर रहे।
करेंट जोन्स के हिसाब से मुझे लगता है कि ओवर वैल्यूएशन है, लेकिन जिस तरीके से जियो का जो स्टॉक है अलग अलग म्यूचुअल फंड हाउस ने बाई करके रखा है और फंडामेंटल भी इसमें वैल्यू है, नो डाउट मैं लॉन्ग टर्म में बहुत पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि नेक्स्ट एक साल भी आप देते हो तो इसमें मिनिमम 550-600 का टारगेट तो यहाँ से भी पॉसिबल है, आना चाहिए। लेकिन करेंट जोन के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा ओवर वैल्यूएशन है। एक बार 305 से लेके 300 का जोन कभी भी आता है तो बाई ऑन डीप करके जाइए। लेकिन अभी जो 2-4 दिन का स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि 344 340 350 कमिंग सुन। लेकिन फिर भी मैं एक बार वेट करूंगा, पसंद करूंगा वेट, एक बार नीचे आता है तो उस केस में मैं बाई करूंगा। फिलहाल इस हायर प्राइस में तो मैं बाई नहीं करूंगा। लेवल से कंजम्पशन स्पेस में आपको क्या पसंद है? कंजम्पशन में बहुत इट्स अ वेरी वाइड स्पेस, तो आपको क्या पसंद है? डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, हाउ वुड यू रीड इट? Auto and housing, both these areas in the discretionary space, I think are definitely going to be the major beneficiary, major winners. And that is where I think हम लोग का एक ऑब्जर्वेशन है कि ये दोनों जगह पे आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा। अगर हाउसिंग के अंदर आपको एंट्री लेना है तो हाउसिंग फाइनेंस इज ऑल्सो गुड प्रॉक्सी, क्योंकि हाउसिंग फाइनेंस के अंदर बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस के अंदर एक सस्टेन ग्रोथ बनते जा रहा है 20% 25% का, which is giving you a promise of 3.5-4 years time आपका बैलेंस शीट का साइज डबल होता है, ईएम का साइज डबल होता है। सो ये आई थिंक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट हमें दिख रहा है यहाँ पे। ऑटो के साथ में ऑटो एंसिलरी जुड़ा हुआ है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक अगर ऑटो की डिमांड बढ़ती है, जैसे कमर्शियल व्हीकल है, फार्म इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है पैसेंजर व्हीकल के अंदर, और कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ये जगह पे हमें दिख रहा है कि आई थिंक डिमांड सिचुएशन इज एक्सट्रीमली बॉयंट एंड पॉजिटिव। तो वहां पे आपको ग्रोथ अच्छा दिखना पॉसिबल है अगले समय के अंदर। सम ऑफ दीज कंपनीज हैव करेक्टेड ऑन द प्राइस, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक वहां पे आपको 15-20% कमाने की शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन इंडिविजुअल कंपनीज। तो आपको ये चीज के ऊपर ध्यान देके आई थिंक ये स्पेस के ऊपर शायद इन्वेस्टमेंट का फोकस चेंज करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। लेवल सर, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं आपसे बहुत सारी ज्ञान और इंफॉर्मेशन एंड लर्निंग्स आपसे लेना चाहती हूँ। तो बीएफएसआई सेगमेंट में बैंकिंग के नतीजे से ज्यादा उम्मीद नहीं रख रहे, एनबीएफसी के नतीजे बेहतर आ सकते हैं, और एएमसीज जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इंश्योरेंस इज आल्सो डूइंग वेल, कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनियों में बड़ी हलचल है इस समय। सो व्हाट डू यू लाइक इन बीएफएसआई स्पेस? आई थिंक सम ऑफ द लार्ज एनबीएफसीज जो प्रॉमिस कर रही है 3-4 साल के अंदर अपने एयूएम को डबल करने के लिए, आई थिंक दे आर द वंस विच आर श्योर बेट्स फॉर अस। शायद थोड़ा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन में वो कंपनियां हो सकती है, बट हम समझते हैं कि आई थिंक जब भी मार्केट में करेक्शन आता है, टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन बोथ इंक्लूडेड, तो वो समय के अंदर आपको ये एक्सपेंसिव कंपनियां थोड़े सस्ते दाम में मिलती है, वो टाइम पे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो वापिस रीएक्टिवेट करके बढ़ाना है। तो ये एक अप्रोच हम रखते हैं इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर। बैंकों के अंदर भी हम ऐसा देख रहे हैं कि आई थिंक टुडे दे आर कोटिंग एट 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू इन सम ऑफ द केसेस ऑन अ ट्रेल बेसिस। अगर उनका ग्रोथ 15-20% के बीच में आता है तो आई थिंक दे आर जस्टिफाइड फॉर इन्वेस्टिंग फॉर 3 years एंड काइंड ऑफ पीरियड एंड अबव। तो मैं ऐसा समझता हूँ सम ऑफ द कॉर्पोरेट बैंक्स दे रिमेन डिस्टिंक्टली पॉजिटिव। Public sector bank, the largest public sector bank also remains, I think, distinctly positive in my viewpoint. Smaller public sector bank के अंदर शायद मैं इतना bullish नहीं हूँ, though I think the technicals of the smaller public banks, I think they are showing upside, largely because of the fact that the government might want to, I think, consolidate some of these banks. So theory के ऊपर market upside rate की तरफ जा रहा है, but otherwise I think we are selectively confident about the individual companies in the portfolios. प्रदीप, आपके रडार पे कौन सा शेयर है? देखिए अभी तो रेडर पे है शामी होटल। तो मुझे लगता है कि इसमें भी एक ब्रेकआउट आया हुआ है, जिस तरीके से एक रेंज ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है कि ये स्टॉक नेक्स्ट 4 से 5 दिन में 246 का एक टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हो। 246 रहेगा मेरा पहला टारगेट और 265 रहेगा मेरा सेकंड टारगेट। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 220, क्योंकि बहुत टाइम से कंसोलिडेशन कर रहा था, वीकली चार्ट में भी ब्रेकआउट नहीं आ रहा था। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी 3 बार हमने देखा कि 225-230 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, तभी 235 के आसपास चल रहा है। तो मुझे लगता है कि 245-265 कमिंग सुन, दोनों टारगेट के लिए आप करंट जोन से बाय करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा 220। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। देवेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू होस्ट यू। Thank you so much. प्रोग्राम को यही समाप्त करते हैं।